हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी और ऑल द स्टेट पीसीएस के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। और इस कड़ी में अभी तक हमने जो है 6 सेट्स कवर कर लिए हैं। ये है हमारा 7th नंबर का सेट और इस सेट के अंदर भी हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि ये सीरीज जो है हमारे यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो भी आपके अभी अपकमिंग एग्जाम्स हैं फॉर द गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर आप कह लीजिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है, छत्तीसगढ़ का है आपका, और मध्य प्रदेश का भी शेड्यूल कैलेंडर है कि मई जून के आसपास में उसका भी एग्जाम होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली ये सभी जितने भी स्टेट्स हैं जहाँ पर आपका जीएस वाला सेक्शन है उन सभी क्वेश्चंस के लिए, पेपर के लिए बेसिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस सीरीज के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का। तो देखिए सीरियल नंबर हमारा 41 है, क्योंकि देखिए मैंने पिछले 4-5 वीडियो से मतलब क्लासेस से मैंने सीरियल नंबर को अकॉर्डिंगली कर दिया है, 1-2 नहीं किया है। तो ठीक है, तो इसलिए इसको हम इस पर्टिकुलर वीडियो का हम 41 नंबर क्वेश्चन कह सकते हैं। ठीक है, तो 41 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उससे संबंधित नहीं है, ये पूछा है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है इट डिवाइड्स द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स इनटू रिजर्व सब्जेक्ट एंड द ट्रांसफर सब्जेक्ट। अब देखिए ये जो एक्ट था ये प्रोविंशियल को, इसमें नॉट करेक्ट पूछा गया है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्या पूछा है, नॉट करेक्ट। कौन सी चीज यहाँ पर गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पर प्रॉपर्ली नहीं है, दैट इज नॉट करेक्ट आपसे पूछा है। तो यहाँ पर देखिए 1919 के एक्ट के अंदर जो रिजर्व सब्जेक्ट है, बेसिकली जितनी भी पावर्स थी प्रोविंशियल पावर्स, उनको दो भागों में बांट दिया गया। एक तो रिजर्व सब्जेक्ट थी और दूसरी थी ट्रांसफर सब्जेक्ट। अब जो ये रिजर्व सब्जेक्ट थी इसके ऊपर जो लॉज बनाने का काम या बेसिकली इसके अंदर जो वर्किंग पोर्टफोलियो था वो था यहाँ पर गवर्नर का, जो उस टाइम पर गवर्नर जनरल या गवर्नर हुआ करते थे, प्लस उनके साथ में यहाँ पर होते थे उनकी हेल्प के लिए जो वहाँ पर मिनिस्टर्स थे, मंत्री जो थे। ठीक है, तो ये दो कम्युनिटीज बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो यहाँ पर एडमिनिस्टर करते थे सारी चीज़ों को। ठीक है, सॉरी मिनिस्टर, और ये थे आपके ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर, ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर। बट रिजर्व सब्जेक्ट की हम बात करें तो रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर आपका गवर्नर थे और प्लस यहाँ पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। ठीक है, गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी आपकी रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर, और गवर्नर प्लस मिनिस्टर्स जो थे वो आपके थे ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर। तो ये दोनों लोग जो है बेसिकली एक तरीके के डिवीजन ऑफ पावर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसी चीज को क्या कहा जाता है, डुअल सिस्टम आपको कहा जाता है देखने को, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या फिर डायरकी। ठीक है, डायरकी जो वर्ड है वो इसी चीज से आपको रिलेटेड देखने को मिलेगा। तो ये चीज तो इंसिडेंट होता है इस टाइम पर 1919 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट है इट इंट्रोड्यूसेस अ बाइक कैमरल लेजिस्लेशन एट द सेंटर एंड द सेंटर पे। बेसिकली बाइक कैमरल लेजिस्लेशन का मतलब हो गया कि जहां पर दो हाउसेस की बात कर रहे हैं, अपर हाउस जैसे आपकी रेट में हम राज्यसभा की बात करें और लोअर हाउस दैट इज द लोकसभा की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर दो तरीके का आपका डिवीजन देखने को मिलता है लेजिस्लेशन का। दिस एक्ट ऑथोराइज स्टेट टू इनएक्ट देयर ओन बजट। इस एक्ट के अंदर ये पावर दी गई पहली बार प्रोविंशियल्स को कि वो अपना बजट जो है फ्रॉम द सेंट्रल बजट है उससे अपना अलग करके बजट अपना पेश कर सकते हैं। उसके लिए उनको क्या मिलती है, अथॉरिटी मिलती है। तो ये देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट है। आते हैं फोर्थ स्टेटमेंट पे, चौथी स्टेटमेंट, प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम। देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम जो है ये आता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ दैट इज इन एक्ट 1919। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का, उसके तहत सेपरेट इलेक्टोर, सॉरी 1909 का, नॉट 1909 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके तहत जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई थी फॉर द मुस्लिम्स के लिए। बट जो यहाँ पर पूछा गया कि 1919 में इसको डाला गया, नहीं ये चीज़ तो गलत हो जाती है। बट यहाँ पर जो सिख, एंग्लो इंडियंस या आपका जो क्रिश्चियंस हैं या यूरोपियंस हैं, ठीक है, इंडियन क्रिश्चियंस, इन सभी चीज़ों लोगों के लिए, बाकी जो अदर कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए भी यहाँ पर क्या कर दिया गया था, एक्सटेंशन कर दिया गया था। देखिए 1909 के अंदर सिर्फ मुस्लिम के लिए था ये, 1919 में इन सभी कम्युनिटीज़ के लिए यहाँ पर क्रिश्चियनिटी भी आ जाता है आपका, ठीक है, यूरोपियंस भी आ गए, सिख तो है ही यहाँ पर, तो इन सभी कम्युनिटीज़ के लिए यहाँ पर क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, एक्सटेंशन देखने को मिलता है। मुस्लिम तो ऑलरेडी पहले थे, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है आपकी गलत है। तो क्वेश्चन में जो पूछा था नॉट करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर। ठीक है,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दी है, आपको यहाँ पर बताना, देखिए जब भी कभी आपको इस तरीके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये देख करना है कि यहाँ पर पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो यहाँ पर पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है इन दोनों में से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है द सिटीजन ऑफ इंडिया ओज एलिगेंस टू बोथ द यूनियन एंड द स्टेट। अब देखिए यहाँ पर जो बात कही गई है, यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भारतीय संविधान के तहत जो है कोई भी नागरिक है तो वो उसके पास यूनियन की मतलब केंद्र की भी सिटीजनशिप है और स्टेट की भी सिटीजनशिप है। मतलब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये रिलेवेंस करता है विद द यूएस के सिटीजनशिप के जो वहाँ पर प्रोविजन है उसके साथ में, ना कि इंडियन सिटीजनशिप के साथ में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक टाइप का फेडरल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, इसमें डुअल पॉलिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। बट डुअल पॉलिटी क्या है, डुअल पॉलिटी का मतलब आपका ये हो जाता है कि यहाँ पर एक केंद्र की सरकार है, यूनियन की सरकार है और एक दूसरी स्टेट्स की सरकार है। बट यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप नहीं देखने को मिलती, ठीक है। यहाँ पर क्या देखने को मिलती है, यहाँ पर देखने को मिलती है सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल एकल नागरिकता आपको देखने को मिलती है भारत के अंदर, ठीक है। और जैसे अब बात करें एकल नागरिकता आपकी कनाडा के अंदर भी है, जो कनाडा आपका कंट्री है, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलती है। आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम, वहाँ पर भी सिंगल सिटीजनशिप देखने को मिलती है। डुअल की हम बात कर रहे हैं तो यूएसए हो गया और आपका स्विट्जरलैंड है, जो स्विट्जरलैंड है तो स्विट्जरलैंड के अंदर भी आपको डुअल सिटीजनशिप देखने को मिलती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पर हो जाती है गलत। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया द ओनली सिटीजन बाय बर्थ इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट भी आपका लागू होता है यूएसए के साथ में। यूएसए का अगर जो आपको प्रेसिडेंट बनना है, राष्ट्रपति बनना है, तो बाय बर्थ आपको वहाँ पर बाय बर्थ अगर जो आप वहाँ के नागरिक हैं तो आप वहाँ पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकते हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में बाय बर्थ तो है ही, साथ में बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। मतलब कोई भी व्यक्ति बाहर आपका विदेश में जन्मा हो, भारत में आके भारत की नागरिकता ले लेता है तो उसके बाद वो एलिजिबल होता है फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, क्योंकि देखिए दोनों कंडीशंस जो है वो आपके यूएसए के साथ में तो बनती हैं बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में ये भारतीय संदर्भ में ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती। तो दोनों प्रश्न पॉइंट जो है वो आपके गलत है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉट टू, ठीक है। ना ही एक पॉइंट और ना ही दूसरा पॉइंट, दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है, दोनों क्या है यहाँ पे गलत है। इसमें पूछा था करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। विद रेफरेंस टू द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब देखिए ये जो टर्म है बेसिक स्ट्रक्चर की जो थ्योरी, ये कब आती है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, उसको डिस्कस करने से पहले तो आप देख लीजिए थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ये आपका केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस जो था ये आपका 1973 के अंदर होता है, उससे संबंधित है। उस टाइम पर ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो टर्म है ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने कॉइन किया था, ये कॉन्सेप्ट उसी टाइम आया था। उससे संबंधित आपको ये दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। चलिए देखते हैं। इट इज फर्स्ट मर्ज्ड इन द केशवानंद भारती केस। बिल्कुल केशवानंद भारती केस के अंदर ही ये चीज सबसे पहले आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या हमारे सामने जो टर्म है ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला, ये केशवानंद भारती के साथ में ही आया है। इस केस के साथ में इसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। केशवानंद भारती केस 1973 के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस केस के अंदर अगर जो हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें, केशवानंद भारती केस जो है इसे मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, केशवानंद भारती केस, ठीक है। तो इस केस के अंदर एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर किया जाता है सेट स्पेसिफिक लिमिट टू द पार्लियामेंट्री पावर्स, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी कि भाई देखिए यहाँ पर कुछ सेट्स कर दिए जाते हैं। सेट्स इन द सेंस कि आप ये कह लीजिए कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की पावर्स को यहाँ पर लिमिट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है कि भाई आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन को जब चाहे जिस तरीके से या चाहे ऐसा नहीं अमेंड कर सकते। उसके लिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर एक ऐसा कॉन्सेप्ट दे दिया गया जो एक बेसिकली हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था उस टाइम पर कि भाई आप बेसिक स्ट्रक्चर जो उसका मूल ढांचा है उसको आप छेड़ नहीं कर सकते, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको डैमेज नहीं कर सकते, ठीक है। और इनका ये कहना था कि भाई आप कोई से भी अमेंडमेंट करें बट वो अमेंडमेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसको क्या करना नहीं चाहिए, उसको वायलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इस केस के साथ में एक चीज और होती है कि पार्लियामेंट जो है पूरे संविधान में किसी भी हिस्से को अमेंड करने के लिए उसके पास अधिकार है, किसी भी हिस्से या पूरे
पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वो अमेंड कर सकता है, बट विद इन द लिमिटेशन, विद इन लिमिटेशन के अंदर। मतलब ऐसा नहीं कि जो मन मर्जी आए, जो हटाना चाहे, जो जोड़ना चाहे कर दे, बट इट हैज सम लिमिटेशन। और यहाँ पर एक चीज और कही गई कि जो जुडिशरी है, जुडिशरी जो होगी यहाँ पर, जुडिशरी दैट मीन्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रिटेटर, मतलब यहाँ पर फाइनल अथॉरिटी होगा सुप्रीम कोर्ट की। भाई कोई भी अमेंडमेंट अगर जो पार्लियामेंट ने किया है उसको वैलिड करने के लिए, वैलिडिटी के लिए, या फिर बेसिकली आप बात कर, सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि जो अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो ये जब बेसिकली जो फाइनल अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, वो किसके पास चली जाती है? सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं इन द केस ऑफ केशवानंद भारती केस। ठीक है, अब इस चीज को होते ही, मतलब जैसे ही आपका बेसिक स्ट्रक्चर वाली चीज जब ऐड होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, कभी कभी पूछा जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है दिस इज अ लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली कहा जाए लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी हम इसे जानते हैं या इसे प्रोनाउंस किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी क्या हो जाती है? सही है। नेक्स्ट है, इट वीकन्स द बैलेंस, वीक मतलब कमजोर करता है। क्या ये कमजोर करता है बैलेंस को बिटवीन रिजिडिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं, ये वीक नहीं करता, ये क्या करता है? स्ट्रेंथन करता है। इट स्ट्रेंथन, ये पावर देता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा रिजिड, देखिए हम कहते हैं ना कि भाई हमारा जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, जब हम सेलिंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम एक चीज़ पढ़ते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड है, ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। ये एक इंटरमीडिएट कंडीशन में आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका जो केस है, बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो टॉपिक है या पॉइंट है, ये इसको स्ट्रेंथन देता है कि भाई आप जब मन मर्जी से, इतना फ्लेक्सिबल नहीं कि जब मन मर्जी से आप कोई सा भी पार्ट या कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं या कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, और इतना रिजिड भी नहीं है कि आप उसमें अमेंडमेंट भी नहीं कर सकते, है ना। तो ये वाली चीज़ें, तो ये वाला स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर अब हम बात करें, करेक्ट पूछा गया था, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, वन स्टेटमेंट इज ओनली करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द फिलोसफी ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है ये बात करता है आपके लिमिटेड गवर्नमेंट। लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब ये हो गया यहाँ पर सिंपली कि आपकी जो पावर्स हैं गवर्नमेंट की, इन द सेंस की ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो वो आपकी लिमिटेड है। ऐसा नहीं कि अथाह आपको शक्ति मिली हुई है, आप कुछ भी करें, है ना, क्योंकि यहाँ पर मोनार्की सिस्टम नहीं है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है। तो इसलिए यहाँ पर लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज द फिलोसफी ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स दिस फिलोसफी? कौन सा, देखिए ये आपकी तीन चीजें दी गई हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इन तीनों में से वो कौन सी चीजें हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये कहती है कि उसकी इस फिलोसफी को बेसिकली सेटिस्फाई करती हैं, इस फिलोसफी को, ठीक है, लिमिटेड गवर्नमेंट को। अब हम यहाँ पर बात करें अगर जो सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स आपको पता है कि ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, पार्ट 3 है इसके अंदर, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और 6 टाइप की बेसिकली फंडामेंटल राइट्स आपको देखने को मिलते हैं, कैटेगराइज है 6 टाइप की फंडामेंटल राइट्स आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर गवर्नमेंट जो है आर अलाउड, इस पर पावर की जब हम बात कर रहे हैं ना कि लिमिटेड गवर्नमेंट या लिमिटेड पावर की, तो यहाँ पर यह है कहने का मतलब इसका कि गवर्नमेंट आर नॉट अनलिमिटेड, दे आर इन लिमिटेड पावर। मतलब गवर्नमेंट के पास जो है वो पावर है वो क्या है? लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है। ठीक है, तो अनलिमिटेड नहीं। फंडामेंटल राइट्स जैसे कि हम बात करें रिस्पेक्ट ऑफ सिटीजन्स राइट, जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं रिस्पेक्ट ऑफ सिटीजन्स ऑफ राइट टू एक्सप्रेस स्पीच लिबर्टी, ठीक है, इन सब चीजों को कंसिडर किया जाता है। गवर्नमेंट डिड नॉट रिस्पेक्ट दीज राइट, और अगर जो इन अधिकारों का सरकार अगर जो हनन करती है, जो आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? कोर्ट जा सकते हो। कोर्ट का दैट मीन्स आप जाते हो हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो कोर्ट जाते हो तो कोर्ट के क्या कर सकती है? इन्फोर्स कर सकती है। बेसिकली ये जो है आपका फंडामेंटल राइट जो क्या हो जाता है? इन्फोर्सेबल हो जाता है बाय द लॉ। ठीक है, जुडिशरी इसको इन्फोर्स कराने में हेल्प करती है अगर जो गवर्नमेंट आपका हनन करती है किसी भी फंडामेंटल राइट को। ठीक है, तो लिमिट कर देता है बेसिकली यहाँ पर पावर। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन तो आपका यहाँ पर क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है।
फिर आ जाता है डीपीएसपी की बात करते हैं। तो डीपीएसपी जैसे आपको पता है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। आपका 36 टू आपका 51 तक के जो आर्टिकल्स है वो इसके अंतर्गत आते हैं। यूसीसी जो आपका करंट में आपका एक बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना हॉट टॉपिक चल रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इससे डेफिनेटली हो सकता है आपके जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली आपको इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ पूछा जा सकता है। अब देखिए डीपीएसपी की जब हम बात करते हैं तो डीपीएसपी जो है ये एक्ट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट नहीं है या फिर लिमिटेड ऑन द गवर्नमेंट नहीं है, बिकॉज ये एक नॉन एन्फोर्सेबल एक्ट है, बेसिकली नॉन एन्फोर्सेबल पार्ट है। अगर जो सरकार आपके इसके हिसाब से वर्क नहीं करती तो आप उसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, मतलब इसके लिए आप इन्फोर्स नहीं करा सकते, है ना, फोर्समेंट नहीं करा सकते थ्रू द कोर्ट। तो ये वाला पार्ट तो नहीं बनता है। फंडामेंटल ड्यूटीज की जब हम बात करें, दिस इज ऑल्सो अ बेसिकली अ ड्यूटी ऑफ द सिटीजन टुवर्ड्स ईच एंड एवरीथिंग, बट दिस इज ऑल्सो अ नॉन एन्फोर्सेबल। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो आप एनफोर्स नहीं करा सकते। अगर जो कोई अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो अप नहीं करता है, ठीक है, तो उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो डू नॉट लिमिट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की जो वर्किंग है उसको लिमिट नहीं करती। लिमिट करने का काम सिर्फ यहाँ पर कौन कर रहा है, दैट इज द फंडामेंटल राइट, ठीक है। बाकी दीज आर द मोरली थिंग्स विच आर नॉट एन्फोर्सेबल। सिंपली आप समझ लीजिए कि लिमिटेड गवर्नमेंट के अंदर अगर जो गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी जहाँ पर आप इन्फोर्समेंट करवा सकते हैं। अगर जो गवर्नमेंट ने ये चीज़ नहीं करी तो आप उस चीज़ को लेके कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट उस पर अपना निर्णय दे कि भाई सरकार को ये चीज़ करनी है। बट जिस चीज़ को लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द लिमिटेड गवर्नमेंट। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, सिंपल क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ही करेक्ट है। तो यहाँ पर पूछा गया था करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द आर्टिकल 20। देखिए आर्टिकल 20 जो है वो प्रोटेक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस के बारे में बात करता है, आर्टिकल 20। तो इससे रिलेटेड आपको तीन स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको यहाँ बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सी है। तो देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ शैल बी इनेक्टेड वेदर in a civil or in the criminal cases. So limited impose only in the criminal cases होता है, not on the civil laws और tax laws के अंदर। इन अदर वर्ड्स की जब बात करें तो सिविल लाइबिलिटी जो है या टैक्स कैन बी इम्पोज्ड ओनली रेट्रोस्पेक्टिवली रहते हैं आपके। तो जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर क्या है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। करेक्ट पूछा गया था तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन कवर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट थंब इम्प्रेशन या ब्लड स्पेसिमेन। देखिए प्रोटेक्शन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन डज नॉट एक्सटेंड टू द फॉर बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल होता है। मटेरियल मतलब कोई सी भी ऑब्जेक्ट आपका दिया गया है, मतलब सबूत बेसिकली हिंदी में हम अगर जो कहें तो यहाँ पर कंपल्शन होता है टू गिव, प्रोटेक्शन नहीं होता यहाँ पर, कंपल्सन होता है यहाँ पर कि अपना थंब इम्प्रेशन या स्पेसिमेन सिग्नेचर या ब्लड स्पेसिमेन या आपको एग्जीबिशन ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी का कोई पार्ट आपको दिखाना है, इन द सेंस कि दैट मीन्स आपको एज अ दिखाना है कि भाई आपके साथ कोई जाती हुई है या आपको ठीक है अपने सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए आपको दिखाना है, तो उसके लिए ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं होता, यहाँ पर कंपल्सरी हो जाता है कि आपको वो सबूत आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ रॉन्ग। इन केस ऑफ करप्शन चार्जेस अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, कोई पब्लिक सर्वेंट है उसके अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस लगे हैं, तो कोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट, तो कोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट मतलब जैसे कई बार कहा जाता है ना कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई गई है किसी फलाना व्यक्ति की तरफ, तो शुड बी टेकन एक्शन टू अवॉइड डबल जियोपार्डी। देखिए डबल जियोपार्डी, अब यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन देखने को मिलती है इस पार्ट के अंदर, दैट इज ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, आर्टिकल 20 के अंदर आती हैं। और यहाँ पर प्रोटेक्शन अगेंस्ट देखने को मिलती है, अगेंस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट देखने को मिलती है अगेंस्ट द सॉरी डबल जियोपार्डी इज अवेलेबल होती है ओनली इन द प्रोसीडिंग जिसके अंदर कोर्ट इन लॉ होता है या फिर आपका जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स होती है। देखिए जो ये सब चीजें होती है ना जियोपार्डी वाली चीजें, ये डिपार्टमेंटल नहीं हो सकती। देखो डिपार्टमेंट जो होता है वो डिपार्टमेंट के पास जुडिशियल नेचर नहीं होता, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इज नॉट रिलेटेड विद द जुडिशियल इन नेचर, ठीक है, जुडिशियल नेचर के नहीं होते, ये सिर्फ आपकी इंक्वायरी कर सकते हैं। फाइनल जुडिशियल नेचर के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर, या बेसिकली आपका जुडिशियली कोर्ट जो है
जुडिशियल ट्रिब्यूनल है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, तो वो आप क्या करते हैं ताकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज के अंदर आता है। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन केस अ नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रेबेलियन। आर्म रेबेलियन मतलब आपका सैन्य विद्रोह के तहत अगर जो नेशनल इमरजेंसी लगती है उस केस के अंदर आपको ये तीन स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। ठीक है, तो अगर जो हम बात कर रहे हैं नेशनल इमरजेंसीज की, तो नेशनल इमरजेंसी देखिए दो आर्टिकल उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, दैट इज आर्टिकल 358 और आर्टिकल दैट इज 359। ठीक है, तो ये 358 और 359 आर्टिकल जो डिस्क्राइब करते हैं बेसिकली इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी का, किस पर इफेक्ट पड़ेगा, आपका फंडामेंटल राइट्स पर। ठीक है, अब आर्टिकल 358 जो है, दिस आर्टिकल 358 डील करता है फंडामेंटल राइट के सस्पेंशन के बारे में, जो कि मेंशन ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन के बारे में बात करता है, जो कि गारंटीड किए गए हैं आर्टिकल 19 के तहत। जो आर्टिकल 19 है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला जो पार्ट है, उसको सस्पेंड करने का काम बेसिकली 58 करता है। उसके बाद जो आपका 359 आर्टिकल है, ये आपका सस्पेंशन ऑफ द अदर आर्टिकल्स, जितने भी बाकी रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट्स के, ठीक है, तो उनको स्पेसिफिकली डील करता है ये वाला आपका 359। 19 एक्सप्रेशन वाला जो पार्ट आता है उसके लिए स्पेशली आपका ये रहता है। बट जैसे आपको पता है कि जब हम नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं तो दो आर्टिकल्स ऐसे हैं जो सस्पेंड नहीं हो सकते। एक है आर्टिकल नंबर 20 जो कि आपका ऑफेंस वाला था, और एक है 21, ये आपका लाइफ टू लिबर्टी या फिर पर्सनल लिबर्टी वाला जो पार्ट है आपका बेसिकली। तो ये दोनों आर्टिकल्स जो है ये आपके सस्पेंड नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें अगर जो यहाँ पर 358 के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आते हैं पॉइंट पर। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। अंडर आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो आपके पॉइंट्स दिए गए हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर केस क्या था, केस था आर्म रेबेलियन। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आर्टिकल 19 के अंदर भी जो पार्ट आता है बेसिकली, तो वो आपके सस्पेंड होते हैं जब नेशनल इमरजेंसी लगती है ऑन द ग्राउंड ऑफ, किस ग्राउंड पर, स्पेशली देखिए यहाँ पर हमने बात करी है, स्पेशली यहाँ पर ग्राउंड दिया है किस ग्राउंड पर, तो यहाँ पर जो ग्राउंड होगा वो कौन सा ग्राउंड पर होगा, दैट इज ऑन द ग्राउंड ऑफ द वॉर, जब लड़ाई चल रही है या एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन चल रहा है, इस ग्राउंड पर बेसिकली आर्टिकल 19 आपका जो है वो सस्पेंड होता है, नॉट ऑन द आर्म रेबेलियन। आर्म रेबेलियन पर ये चीज नहीं लागू होती। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति हैं क्या वो सस्पेंड कर सकते हैं आपके कोर्ट जाने का जो अधिकार है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो यहाँ पर ये अधिकार बिल्कुल आर्टिकल 359 के तहत, आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी है तब आप जो है अपने उन अधिकारों को वापस से रिज्यूम करने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द टाइम। तो ये अधिकार तो राष्ट्रपति के पास है, आर्टिकल 359 के तहत ये चीज आपको देखने को मिलती है। दैट इज ऑप्शन बी यहाँ पर, तो सॉरी ऑप्शन बी नहीं, पॉइंट नंबर 2 तो आपका करेक्ट आंसर है। द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द 21 एंड 22 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। देखिए 21 एंड 22 की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर कैन नॉट सस्पेंड टू मूव, तो हमने देख लिया। बट यहाँ पर जो आर्टिकल जो है सस्पेंड नहीं हो सकते है ना, कैन नॉट बी सस्पेंड, वो आपका 21-22 नहीं है, दैट इज द 20 एंड 21 है आपके। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल का थोड़ा सा हेरफेर हो जाता है, इस वजह से आपका ये वाला जो थर्ड पॉइंट है ये भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, आर्टिकल 20 क्या था, जैसे था आपका ये वाला आर्टिकल, दिस इज द आर्टिकल रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, और आर्टिकल 21 है आपका राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये आपके रिमेन इन्फोर्सेबल रहते हैं ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, किसी भी टाइप की नेशनल इमरजेंसी आपकी लगी हो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आपका गलत है, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो दैट इज सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर है। विद रेफरेंस टू द स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर आपकी करेक्ट है। अब हम बात करें अगर जो ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस टाइम पर कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं था कि कोई स्पेशल ऑफिसर होगा फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए।
बट जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 1953 टू 55 का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पर जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था उसने रिकमेंड किया था, ठीक है, कि भाई एक स्पेशल ऑफिसर होना चाहिए बेसिकली लिंग्विस्टिक भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए, ठीक है, जो उनके हितों की रक्षा करे या उनके हितों के बारे में देख रेख करने के लिए। तो इसके लिए जो होता है एक अमेंडमेंट होता है, दैट इज सेवंथ अमेंडमेंट, सातवां अमेंडमेंट होता है, ये होता है 1976 के अंदर, सेवंथ अमेंडमेंट सॉरी 56 में, 1956 के अंदर होता है, सेवंथ अमेंडमेंट होता है 1956 के अंदर। इस अमेंडमेंट के तहत एक आर्टिकल आपका ऐड किया जाता है 350 बी। अब 350 बी जो आर्टिकल है, और ये कहाँ ऐड होता है, ये ऐड होता है आपका पार्ट 17 के अंदर, पार्ट 17 के अंदर ये चीज ऐड की जाती है, ठीक है, फॉर द स्पेशल ऑफिसर ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। देखिए अभी हम पहले को स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द आर्टिकल 350 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाती है, सही हो जाती है, यहाँ पर गलत नहीं है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये जो आपका आर्टिकल है ये क्या प्रोवाइड करता है, कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि ये कहता है कि यहाँ पर एक स्पेशल ऑफिसर होगा फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, और वो जो ऑफिसर है उसकी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे यहाँ पर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति उस पर्टिकुलर ऑफिसर की अपॉइंटमेंट करते हैं। और इसकी यहाँ पर जो स्पेशल ऑफिसर है उसकी ये ड्यूटी है कि वो इन्वेस्टिगेट करे सारे मैटर्स को, उन स्पेशली उन मैटर्स को जो रिलेटेड है विद द सेफ गार्ड ऑफ द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज जो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट कैन इन्वेस्टिगेट ऑल द मैटर रिलेटेड टू द सेफ गार्ड ऑफ द, ओके ये आपका गड़बड़ आ गया, इसे हटा दीजिए, ठीक है, सेफ गार्ड फॉर द सेफ गार्ड प्रोवाइडेड फॉर लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस। देखिए यहाँ पर लिंग्विस्टिक की बात कर रहा है, देखिए ये जो ऑफिसर होगा स्पेशल ऑफिसर, ये इन्वेस्टिगेट करेगा ऑल मैटर रिलेटेड टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, नॉट ऑन द रिलीजियस माइनॉरिटीज। यहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात यहाँ पर नहीं करी गई है, ठीक है, तो रिलीजियस माइनॉरिटी का यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following initiatives of the government is and are said to be giving effect of DPSP? अब देखिए DPSP की जब हम बात करते हैं, जैसे आपको सिंपली बहुत बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आर्टिकल्स इसके 36 टू 51 है, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करें तो 40 नंबर आर्टिकल जो विलेज फॉर्मेशन ऑफ द विलेज पंचायत के बारे में बात करता है, 44 नंबर आर्टिकल आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, ठीक है। तो इस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ ऑलरेडी। अब यहाँ पर पूछा है कि डीपीएसपी के संदर्भ में गवर्नमेंट से कुछ इनिशिएटिव्स हैं, बेसिकली यहाँ पर कुछ आपको गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई कुछ स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उन योजनाओं का डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल से या कौन से पार्ट से, कौन से हिस्से से उससे संबंध है, आपको ये बताना है। सिंपली आपको यहाँ पर कोड बताना है कि कौन सा कोड, मतलब ये ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है किसके साथ में रिसेंबल करती है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर। ऑप्शन 1 जो है हमारा ओल्ड एज पेंशन स्कीम फॉर द पीपल अबव 65 ईयर्स। अब देखिए ये चीज जो है आपकी आर्टिकल नंबर 41, जो 41 नंबर आर्टिकल है उसके अंदर ये कहा गया है कि राइट द सिक्योरिंग द राइट ऑफ वर्कर टू एजुकेशन एंड द पब्लिक असिस्टेंस करनी है इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब देखिए ये सिंपल हो गया ना कि जैसे बेरोजगारी भत्ता जिसे कहा जाता है, वो सब चीज़ें आपको करनी है। ओल्ड और उनको फाइनेंशियली असिस्ट करना है, या बेसिकली असिस्ट कर सहायता देनी है ओल्ड एज लोगों को, या सिक जो लोग हैं या डिसेबल्ड लोग हैं। आपने ऐसी बहुत सारी स्कीम देखी होंगी जिसमें पेंशन मिलती है, जो सीनियर सिटीजन के लोग हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये स्कीम भी रहती है और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली पब्लिक असिस्टेंट वाली चीज़ें, ये आपके आर्टिकल नंबर 41 में मेंशन्ड है, दैट इज इन द डीपीएसपी के सेक्शन के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका करेक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं एडॉप्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड 1973। अब 1973 में ना इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, केशवानंद भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं, बट वो चीज उसी टाइम पर हुई थी। यहाँ पर है अडॉप्टेशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ये चीज आपकी देखने को मिलती है यहाँ पर। जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, ये इंप्लीमेंट करता है बेसिकली आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल 50 का जो एम है वो ये कहता है कि explicitly call for the separation of judiciary and the executive,
यहाँ पर देखिए बेसिकली बात करी गई है कि जो जुडिशरी है, आपकी न्यायपालिका है, और जो आपका कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, इन दोनों को बीच में सेपरेशन के बारे में बात करता है। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो सेपरेट करता है जुडिशरी को फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन द पब्लिक सर्विस के। देखिए जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे गवर्नमेंट हो, एग्जीक्यूटिव हो, देखिए लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी हो, अल्टीमेटली सबका गोल क्या है? गोल यही है कि जो उन्हें, जो पब्लिक है, नागरिक है, सिटीजन्स हैं, उनकी क्या है, वेलफेयर के लिए उनको काम करना है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। जुडिशियल पावर जो है वो वेस्टेड होती है विद इन द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के पास में, जैसे कि कलेक्टर्स होते हैं, तहसीलदार होते हैं। ठीक है, वो वहाँ से उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, तो दिस इज रिलेटेड विद द आर्टिकल 50 ऑफ द डीपीएसपी। ये भी डीपीएसपी का हिस्सा है, ये भी डीपीएसपी का हिस्सा है। 1 और 2 तो हो जाते हैं करेक्ट आंसर में। अब देखिए दो चीज़ें तो आपकी आ गई, तब यहाँ से आप आंसर तो लगा सकते हैं। ठीक है, आंसर तो आप लगा सकते हैं, बट बाकी चीज़ों को भी पता होना चाहिए ना, 1 2 3 4, क्योंकि 1 2 और कहीं भी नहीं है, तो ऑप्शन तो डी हो जाएगा। बट आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब ये आर्टिकल नंबर, दैट इज आर्टिकल 48 के अंदर, आर्टिकल 48 के अंदर ये चीज़ मेंशन्ड है कि डीपीएसपी के, कि भाई जो गवर्नमेंट है वो ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करेगी जिसके तहत जो है प्रोवाइड करे, जिससे मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री, इनको हेल्प करने में, मॉडर्न जो कृषि पद्धति है या आपका जो पशुपालन पद्धति है उसको एनहेंस करने में, उनको ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके आर्टिकल नंबर 48 में मेंशन है। मनरेगा, बेसिकली ये जो होता है ना, मनरेगा कहा जाता है इसे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इस चीज़ के बारे में आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर, इसका एम बेसिकली क्या है, एम ये है कि भाई जो प्रोवाइड करेगा लिविंग वेजेस को या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड करेगा इन स्पेशली रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, 100 दिन की गारंटी, जॉब गारंटी या वर्क जो होता है ना, काम की गारंटी प्रोवाइड करने का जो एक आपने एक स्लोगन सुना होगा, 100 दिन काम मिलेगा, 100 दिन का काम पक्का, ऐसा वाला कुछ जो स्कीम थी। तो वो सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके लिए आर्टिकल नंबर 41, ठीक है, ये आता है राइट टू वर्क के अंदर। 41 कॉल करता है, ये आपका स्कीम हो गया। इसके साथ में ही एक पॉइंट है, हमने बात करी थी ना, सिक्योरिंग द राइट टू वर्क एंड टू एजुकेशन और टू पब्लिक असिस्टेंट, 3 चीज़ें आपकी 41 में आती हैं। तो यहाँ पर राइट टू वर्क के अपॉर्चुनिटी के तहत आपको यहाँ पर काम मिलेगा, 100 दिन का रोजगार मिलेगा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। और दूसरा आर्टिकल आता है 43। आर्टिकल 43 ये कहता है कि जो आपने काम के लिए बुलाया तो उसके लिए आपको लिविंग वेजेस मिलेंगे टू ऑल द वर्कर्स, मतलब जो रहने खाने के लिए, जीने के लिए जो एसेंशियल चीज़ें हैं, चाहे वो जैसे राशन बांटना है या फिर जो होता है ना कि आपका बेरोजगारी भत्ता टाइप का, जैसे कुछ अमाउंट हर महीने दिया जाता है, 500 1000 रुपये, वट एवर जो भी रहता है, तो वो सब चीज़ें आपकी मेंशन्ड है इन आर्टिकल 41 एंड 43 के अंदर। तो ये चीज़ भी आपका डीपीएसपी का पार्ट है। तो मतलब जितनी भी ये 4 पॉइंट हैं, ये सारे के सारे डीपीएसपी का पार्ट है। किसी ने देखिए डीपीएसपी कहाँ से कहाँ सकता, 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल्स थे इस डीपीएसपी के अंदर। तो ये सारे जितने भी हमने आर्टिकल यहाँ पर लिखे हैं वो सारे आपके इसी रेंज के अंदर आते हैं। तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द डीपीएसपीज। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आ रहा है कि डीपीएसपी में क्या क्या है, बट डीपीएससी के प्रोसीजर से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें आ रही हैं वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है इस क्वेश्चन के अंदर। टीम इंडिया विंग, टीम इंडिया विंग ऑफ द नीति आयोग कंप्राइजेस ऑफ, इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से लोग होते हैं टीम इंडिया विंग जो है बेसिकली। देखिए नीति आयोग जो है ये एक हाउस है बेसिकली, नंबर ऑफ सोशलाइज्ड विंग का, बहुत सारी इसके अंदर विंग्स है। विंग्स का मतलब एक होता है बेसिकली ग्रुप। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, जैसे कि हम बात करें यहाँ पर एक रिसर्च विंग आपको देखने को मिलेगी, और रिसर्च विंग के अंदर बेसिकली स्पेशलाइज्ड या फिर कह लीजिए एक्सपर्टाइज लोग होते हैं जो डेडिकेटेड होते हैं बेसिकली अलग अलग फील्ड के, जो बेसिकली जो कहते हैं ना कि रिसर्च विंग मतलब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं आपके एक्सपर्ट्स, स्पेशलाइज्ड पर्सन, स्कॉलर्स। ठीक है, जो टॉप नॉच होता है ना कि टॉप रैंकर वाले, टॉप रैंकर इन द सेंस कि मतलब ये कह लीजिए कि जो अपने अपने फील्ड के टॉप पोजीशन पर रहे हैं और उनका काम बहुत अच्छा रहा है, वो सब इसके अंदर लोग होते हैं, ताकि वो फ्यूचर की जो प्लानिंग्स हैं या प्लान्स हैं उनको बनाने में हेल्प कर सके। ठीक है, दूसरा होता है कंसल्टेंसी विंग, कंसल्टेंसी विंग। ठीक है, ये तो हो गया रिसर्च विंग, दूसरा हो गया कंसल्टेंसी विंग। ठीक है, ये क्या करता है कि ये मार्केट प्लेसेस के अकॉर्डिंग एक्सपर्टीज और फंडिंग को रेस करने का हेल्प करता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दोनों को ये चीज अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करने का काम करता है, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर दोनों जगह। ठीक है,
और थर्ड वन इज दैट यहाँ पर है टीम इंडिया विंग, जो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, TIW, टीम इंडिया विंग। इसके अंदर बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हर स्टेट के, एवरी स्टेट के यहाँ पर आपको रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलेंगे, और मिनिस्ट्रीज के जो मंत्रालय हैं वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिलेंगे, जो कि सर्व करते हैं एज अ परमानेंट प्लेटफॉर्म फॉर द नेशनल कोलैबोरेशन के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे, जैसे कि हमने बात करी ना, स्टेट के मिनिस्टर्स होंगे, स्टेट या मिनिस्ट्री के लोग होंगे इसके अंदर, जो नीति आयोग के अंदर अपनी वॉइस को रखेंगे, अपनी बात को रखेंगे कि भाई फलानी चीज़ पर हमें कुछ काम करना चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे आपके डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं दोनों के बीच में, मतलब देखिए केंद्र और राज्य, इन दोनों के जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं या इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके इंपॉर्टेंट लोग इस सभी के मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से होते हैं ये पूछा गया है। तो देखिए रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द स्टेट एंड सेंट्रल मिनिस्ट्री के लोग जो है स्पेशली यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और जब हम बात करते हैं नीति आयोग की, तो इसका गठन पहले तो देखिए प्लानिंग कमीशन था, नीति आयोग बना था 1 जनवरी 2015 के अंतर्गत। ठीक है, और नीति आयोग को कहा जाता है थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट, थिंक टैंक के नाम से भी इसे जाना जाता है, सरकार का थिंक टैंक। सरकार की जो सोचने की क्षमता है, सोचने की क्षमता इन द सेंस की मतलब सोच के विचारों को प्लान करना है कि मतलब क्या क्या चीज़ें करनी है, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा बाद में, बट जो करना है वो चीज़ें प्लानिंग का काम जो है बेसिकली नीति आयोग करता है। और इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली गारंटीड विच ऑफ द फॉलोइंग टू द सिटीजन्स, अपने नागरिकों को कौन कौन से अधिकार जो है वो प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पर देखिए इक्वलिटी ऑफ स्टेटस। अब देखिए इक्वलिटी ऑफ स्टेटस जो है इसका मतलब ये हो जाता है कि सभी नागरिकों को, यहाँ पर पूछा है करेक्ट आंसर आपको बताना है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस आपका जैसे कि सभी नागरिकों को ये अधिकार है कि वो सिविल राइट्स के अधिकार हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के, प्रॉपर्टी राइट्स के, आर्टिकल्स जो आपके 17, 18 जो थे आपके, ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे। 17 आर्टिकल क्या कहता था, ये क्या कहता था, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना है, इसमें अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया। 18 ने क्या किया, टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया, जितने भी टाइटल्स हुआ करते थे। तो यहाँ पर इक्वल स्टेटस हो गया, इन दोनों को हटा के ये दोनों आर्टिकल बेसिकली इक्वलिटी ऑफ स्टेटस के बारे में बात करते हैं, सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो कितना भी अमीर हो चाहे कितना भी गरीब हो। तो इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स को ये सारी चीज़ें प्रोवाइडेड है। फिर है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब देखिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर ना, अब देखो कई बार जब आप पढ़ते हो तो आपको कई बार ऐसा लगता हो, या कोई एडवर्टाइजमेंट निकला तो कई बार जैसे साउथ के कुछ स्टेट्स हैं जैसे तेलंगाना वगैरह है, तो ये 85% 95% जो रिजर्वेशन है वो अपने स्टेट के लिए रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, ऑल इंडिया वाले लोगों को थोड़ा सा वहाँ पर दिक्कत होती है। तो वहाँ पर क्या है कि इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट तो रहता है, बट वहाँ पर उन्होंने के साथ में प्रोविजंस भी हैं कि वो अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए या अपलिफ्टमेंट के लिए वो कुछ स्पेशल स्टेटस भी दे सकते हैं या स्पेशल प्रोविजंस भी वहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की जब हम बात करते हैं तो ये आपका क्या कहता है कि आपको सिमिलर ट्रीटमेंट मिलेगा, ठीक है, हर फील्ड में, फॉर द स्पेशली इन द एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में। और बात करें यहाँ पर हम बात करें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर या पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो आर्टिकल नंबर 15 और 16 जो है रिसेंबल करता है यहाँ पर। इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स। अब देखिए इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स जो है ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई जो पीपल्स हैं, जो लोग हैं, उनके पास सेम मटेरियल ऑफ वेल्थ एंड इनकम होगी, जो बेसिकली जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस को बारे में बात करते हैं। तो इस तरीके का जो कोई भी प्रोविजन जो है वो इक्वालिटी ऑफ आउटकम, हमने अभी तक नहीं सुना कि ऐसा कोई टर्म आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये आपका नहीं है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ जो है आपका, ये जो पॉइंट है, दिस इज रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करता है, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 14 है, आर्टिकल 14, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि जो सभी लोग, जितने भी नागरिक हैं भारत के अंदर, वो कानून की दृष्टि में, चाहे वो कितना भी अमीर हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो जो है कानून की दृष्टि में क्या है, बराबर है, समान है। ठीक है, तो ये चीज़ कही गई है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4 4 पॉइंट्स आपके सही हैं, ये थर्ड पॉइंट आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 to 4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर इतने ही क्वेश्चंस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।